किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कार्यक्रम में बता दें आपको कि हम आपको जानकारी देंगे कि सर्दियों के मौसम में किस तरह से कर सकते हैं आप अपने पशुओं की देखभाल। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान मनोज कुमार प्रधान से, और फिर बात होगी हमारी सरकार की कुछ अनूठी पहल के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। सर्दियां धीरे धीरे दस्तक दे रही हैं और ऐसे में जिस तरह से हम अपना बचाव करते हैं उसी तरह से हमारा दायित्व हो जाता है कि जिन भी पशुओं का पालन हम कर रहे हैं उनकी देखभाल भी हम बेहतर तरीके से करें, ताकि उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे। तो किस तरह से कर सकते हैं हम सर्दियों के मौसम में अपने पशुओं की देखभाल, आइए आपको बताते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान में। सर्दियों के दौरान पशुओं में आमतौर पर 4-5 तरह की बीमारियां लगने का अंदेशा रहता है, जिनमें जुकाम, निमोनिया, दस्त और अफारा प्रमुख हैं। इनके अलावा खुरपका मुंहपका रोग भी इस मौसम में लग सकता है। अगर इन समस्याओं से पशुओं को दूर रखना है तो उन्हें सर्दी से बचाना होगा। खास तौर से ऐसे उपाय करने होंगे जिनसे पशुओं को ठंडी हवा न लग सके। जैसे कि आप सबको पता है कि अब सर्दियों का मौसम चालू हो गया है। सर्दियों का मौसम में ध्यान रखने की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि प्रायतः हमारे किसान भाई छोड़ देते हैं और उसकी वजह से पशु बीमार या और कोई चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो सर्दियों की चीज़ें जैसे कि कंबल या जो पशु को या उसके प्रबंधन में जो चेंज करना है या फिर उसके आहार में जो चेंज करना है वो सारी चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंधन की कि पशु के जो आवास है उसमें क्या चेंज करें और क्यों करें, किस तरह की बीमारियां उसको होती हैं। मुख्यतः 4-5 तरह की बीमारियां सर्दियों में होती है, जैसे कि जुकाम, निमोनिया या दस्त लग जाना बड़े जानवरों में, या अफारे की शिकायत। ये सारी चीज़ें आप प्रबंधन के द्वारा या इलाज के द्वारा ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात प्रबंधन की, जैसे जैसे अब सर्दियां हैं बढ़ती जाएंगी, शाम के समय में ठंड बढ़ती जाएगी और रात को 12 या 1 बजे के आसपास एक सर्दी का पीक आएगा, यानी कि सबसे नीचा तापमान होगा। और धीरे धीरे इन 3 महीनों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तापमान बिल्कुल 0 के आसपास आ जाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि शाम के समय में पशु को अंदर बांधना है, उसको कवर करके रखना है, यानी कि उसके ऊपर कोई कंबल या टाट वगैरह की कोई बोरी या इस तरह की चीज़ से आपको उसको ढक कर रखना है। बांधते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जहाँ भी उस पशु की जो भी पशुशाला है, या तो 2 तरह की चीज़ें होंगी, या तो कोई ऑर्गेनाइज फार्म हो या फिर एक किसान के पास हो। ऑर्गेनाइज फार्म में क्या होता है कि मान लो जो नीचे का जो फर्श होता है वो पक्का होता है, तो पक्के फर्श में ये ध्यान रखना है कि वो किसी तरह से गीला ना हो जब हम पशु को बांधें, और उसके ऊपर कोई ना कोई बिछावन या इस तरह की कोई चीज़ हो जिससे कि पशु को नीचे की ज़मीन से जो ठंडक मिलेगी वो ना मिले। अगर हम बात करें पशु पालक के घर पर, तो अधिकतर आजकल तो सब जगह पक्के फर्श बन गए हैं। अगर कहीं नहीं है तो हम ये ध्यान रखें कि वहाँ पर किसी तरह की पराली या इस तरह का कोई सरफेस या इस तरह की कोई चीज़ रखें जिससे कि जो धरती की जो सर्दी है वो पशु को ना आए। दूसरी बात, जब भी हम पशु को अंदर बांधें तो जो पशुशाला है या जहाँ भी आप पशु को बांधते हैं वो चारों तरफ से कवर्ड हो, यानी कि हवादार तो हो लेकिन सिर्फ ऊपर के हिस्से में सीधी की सीधी कोई भी ठंडी हवा पशु को ना लगे।
जैसे ही हम सुबह पशु को खोलें तो उन जो भी आपने पल्ले लगाए हैं उनको ऊपर कर दें और थोड़ी सी तेज धूप होने के बाद ही पशु को बाहर निकालें। जहां पशु को हम रात को बांधते हैं, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि पशुओं को ज़्यादा दूर ना बांधें, क्योंकि आपस में जो शरीर की गर्मी है वो भी पशु को हाइपोथर्मिया की डिजीज से बचाती है। सर्दी से बचाने के साथ साथ पशुओं को संतुलित आहार भी देना जरूरी है ताकि उनके शरीर को ऊर्जा मिल सके। शरीर जितना ऊर्जावान होगा, सर्दी लगने की संभावना उतनी ही कम होगी। साथ ही पशुओं में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी विकसित होगी। संतुलित आहार में दाना, बिनौला, खल, चोकर और खनिज मिश्रण जैसी चीजें शामिल होती हैं। पशु चिकित्सक संतुलित आहार के साथ साथ तेल के सेवन की भी सलाह देते हैं। पशु को खान पान के से संबंधित या और चीज़ों से, तो क्या है संतुलित आहार? संतुलित आहार बहुत ही ज़रूरी है पशु को ठंड से बचाने के लिए। अगर हम संतुलित आहार देते हैं तो उसमें ऊर्जा का स्रोत बना रहता है, जिससे कि उसको ठंड लगने में या बीमारी लगने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो संतुलित आहार में कुछ चीज़ें हैं हमारे दुधारू पशुओं के लिए, जैसे कि हम हर चीज़ को अलग अलग फॉर्म में नहीं दे सकते, तो हमें एक तरह का मिश्रण बना लेना चाहिए जिससे कि हम रेगुलरली उसको फीड कर सकें। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे दाना 30 से 35 किलो, या जिसमें कि आप गेहूं का, बाजरे का दाना ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप खल की बात करें तो आप मूंगफली की, बिनौले और खल जो अपनी इसकी होती है, क्या नाम है, सोयाबीन की, वो प्रोटीन सोर्स के लिए। तीसरी बात चोकर जो फास्फोरस और चीज़ें हैं वो तकरीबन 22 किलो। उसके बाद खनिज मिश्रण तकरीबन 2 किलो, या फिर नमक साथ में 1 किलो। अगर पशु ज़्यादा दुधारू है यानी कि उसकी दूध की क्षमता ज़्यादा है तो आप बिनौले या सोयाबीन या फिर कोई तेल, कोई भी तेल 2% के हिसाब से 100 किलो में मिला सकते हैं, जिससे कि उसके जो संतुलित आहार बनाने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। इसको देना कैसे है? इसको देना इस तरह है कि कोई भी पशु, गाय हैं तो 2.5 किलो दूध पे प्रति किलो जो हमने मिश्रण बनाया वो देना है आपको। अगर भैंस की बात करें तो 2 किलो अगर दुग्ध उत्पादन है तो प्रति 2 किलो पे 1 किलो। यानी कि अगर कोई भैंस 10 किलो प्रतिदिन दूध देती है तो उस पे हमें तकरीबन 4 किलो के आसपास क्या नाम है ये दाना देना है। और अगर मान लो गाय अगर इस तरह की दूध देती है तो उसमें हमें 4 से 5 किलो, ये हो गई सिर्फ दुग्ध उत्पादन के लिए। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, मतलब कि अगर जैसे सर्दियां आ रही हैं तो हमें पोषण और ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि उसमें गर्मी बनी रहे। अब उसमें क्या करना है, जितना दाना 4 से 5 किलो बनता है तो हमें उसमें 1 से 1.5 किलो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के स्रोत के लिए देना है, जिससे कि वो ठंड से बचे रहें। या फिर अगर आप सर्दियां के शुरुआत में ही एक मैं आपको मिश्रण बताता हूं, अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, जिसमें कि है काली जीरी, सौंफ, अदरक, उसके बाद ये अपनी अदरक, इन तीनों का मिश्रण आप क्या करेंगे, तीनों को एक अनुपात में मिला लेंगे। मतलब अगर 300 या 350 ग्राम में आप मिला लें। मिलाने के बाद इसको पहले लाके पंसारे से आप सुखा लें। सुखाने के बाद एक तरह मिक्सी में पीस लें। पीसने के बाद आप अगर कभी पशु को इस तरह की कोई चीज़ होती है, अगर ठंड या इस तरह की कोई दिक्कत होती है, तो आप इसमें से 25 ग्राम सुबह और शाम 2-3 दिन के लिए दे सकते हैं। अगर इससे भी आपके पशु को आराम नहीं लगता है तो आप अपने जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं उससे संपर्क करें। खुरपका मुंहपका एक खतरनाक बीमारी है, बल्कि कई बार तो इससे पशु की मौत भी हो जाती है। इससे निपटने के लिए समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। कुछ लोगों का मानना है कि टीकाकरण से दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि टीका लगने के बाद 1-2 दिन पशु दूध कम दे, लेकिन फिर वह भरपूर उत्पादन देने लगता है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, निमोनिया की शिकायतें इस सीजन में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि सर्दियों में जब भी पशु को ठंडी हवा सीधी लगती है तो निमोनिया बनने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो आप हमेशा जब भी पशु बाहर भी, अगर मान लो धूप भी है और ठंडी हवा चल रही है, तो पशु को ढक कर रखें। अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो पशु के आसपास थोड़ी बहुत रात के समय में आप आग जला सकते हैं, लेकिन ये सावधानी बरतें कि आग से बहुत ज़्यादा धुआं उसकी पशुशाला में ना हो। अगर 2-3 दिन के बाद भी पशु को अगर इस तरह के लक्षणों से, जैसे इसमें लक्षण होते हैं आँख से पानी बहना, कान का ठंडा हो जाना,
बालों का खड़ा हो जाना पशु के और पशु का खाना छोड़ देना, इस तरह की शिकायतें पशु को निमोनिया में आती हैं। अगर आप निमोनिया को टाइम रहते संभाल लेंगे तो पशु की जान बचाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप जितना लेट करेंगे इसमें, हफ्ते और 10 दिन के बाद अगर पशु को आप निमोनिया से ग्रसित रखेंगे तो उसको बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैं आपसे बता रहा था कि दस्त, एपाचिन की शिकायतें मैंने आपको बताई कि ये गीली घास और इसकी वजह से होती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हिमालय बत्तीसा का एक पाउडर आता है उसको आप तकरीबन डेली आप नॉर्मली भी आप उसके जो दाने या किसी मिश्रण में डाल सकते हैं, जिससे कि उसकी पाचन क्षमता तंदुरुस्त रहेगी, उसके अंदर खून का संचार बना रहेगा। खून का संचार बनने से क्या होगा, उसकी शरीर में एनर्जी का सोर्स है वो प्रॉपर बना रहेगा, तो पशु को ठंड लगने की समस्याएं कम हो जाएंगी। अब मैं बता रहा था जो चीज़ें आपको कि सर्दियों में एक दिक्कत और आ रही है आजकल, अभी जैसे ये सीज़न आया है तो इसमें मुंह खुर का रोग बहुत कॉमन है कि मुंह खुर का रोग आ जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, जैसे ही अब सर्दियां आती हैं तो टीकाकरण देश के हर राज्य में इस समय पे इकट्ठा ही होता है, तो आप अपने पशु का टीकाकरण जरूर करवाएं। मुंह खुर एक जानलेवा बीमारी है, उसके लिए टीकाकरण करवाने से पशुपालकों में ऐसी भ्रांति है कि उसका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। बहुत कम समय के लिए पशु को जब भी बुखार या इस तरह की चीज आती है तो कुछ समय के लिए आप कह सकते हैं 1 दिन या 2 दिन के लिए दुग्ध उत्पादन पे फर्क आता है, लेकिन उसके बाद वो चीजें रिकवर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो उसकी वजह से पशु की जान जा सकती है और दूसरे जो आपके ठीक पशु हैं उनको भी ये बीमारी होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आप अपने पशु को सर्दियों में स्वस्थ रखें और अपने निरंतर अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहें। अगर किसी तरह का कोई भी लक्षण आपको दिखता है कि पशु खाना या इस तरह की कोई चीज़ छोड़ता है तो अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें और समय पर अपने पशु का इलाज करवाएं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है।
आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज के हमारे सेगमेंट में ले चलेंगे हम आपको ओडिशा में। वहां के हमारे एक सफल किसान हैं जिनका नाम है मनोज कुमार प्रधान। जी हाँ, ये परंपरागत खेती कर रहे हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं। अन्य किसानों को भी इस ओर अपना रुझान बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए इन्हीं से मुलाकात करते हैं, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। मनोज कुमार प्रधान भेजीमल गांव ओडिशा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा साइंस से की थी। घर वाले चाहते थे कि वे नौकरी कर लें, लेकिन इन्होंने खेतीबाड़ी को अपना व्यवसाय बनाया। पढ़े लिखे होने के कारण इन्होंने खेती में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों को अच्छे से जाना और समझा। शुरुआत में इन्होंने देखा परंपरागत कृषि से खेती करना महंगा तो था ही, फसल का उत्पादन भी ज्यादा नहीं हो पाता था। इसके वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के बाद मनोज कुमार प्रधान ने परंपरागत कृषि की जगह खेती में वैज्ञानिक विधियों को अपनाया। मनोज कुमार प्रधान को कृषि विकास केंद्र द्वारा तरबूज की खेती के नए तकनीक के बारे में जानकारी मिली, जिसे ट्रांसप्लांटेशन तकनीक कहते हैं। वहां के वैज्ञानिकों ने उन्हें इससे जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई और मनोज कुमार प्रधान को अपने इस प्रयास में सफलता मिली। वो तरबूज के बीजों को खेतों में डालने की नई तकनीक में सफल रहे। इसका प्रयोग इन्होंने अपने ही खेतों में किया। इससे खेतों में नष्ट होने वाले बीजों की तादाद बेहद कम हो गई और तरबूज की पैदावार बढ़ गई। मनोज कुमार प्रधान ने बताया कि ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इन्होंने बताया, एक पॉली बैग में आधा किलो मिट्टी और 50 ग्राम के लगभग गोबर का खाद मिलाकर 2 बीज डाल दीजिए। पैदावार अच्छी मिलने पर इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। मनोज कुमार प्रधान को अपने खेतों में इस्तेमाल किए गए तरबूज के बीजों से लाभ हुआ। परंपरागत तरीके से तरबूज की खेती में जो फल लगता था, उसका आकार भी बड़ा हो गया। इतना ही नहीं, नई तकनीक से खेती करने पर 1 एकड़ में 20 क्विंटल पैदावार की बढ़ोतरी होने लगी। यकीनन ये फायदा मनोज कुमार के लिए खुशी का नया संदेश लेकर आया। प्लांट ट्रांसप्लांटेशन में पौधे तो अधिक प्राप्त होते ही हैं, साथ ही पानी भी कम लगता है और मजदूरों की संख्या भी कम हो जाती है। इसके साथ साथ पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले खरपतवार भी कम हो जाते हैं। इससे सीधे तौर पर किसानों को फायदा पहुंचता है। ये बात मनोज कुमार प्रधान भली भांति जानते थे और इसका इस्तेमाल कर उन्होंने तरक्की के नए द्वार खोल दिए। इसके साथ साथ मनोज कुमार प्रधान ने सर्टिफाइड सीड से धान की खेती करनी शुरू की और यहीं से इनके जीवन को नई दिशा मिली। इससे मनोज कुमार प्रधान की उपज लगभग 50 से 70% तक बढ़ गई। कृषि के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इन्हें कई पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखा देते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम आपको बताएंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसके अंतर्गत आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। उसमें अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसकी पूर्ति कर सकते हैं। जब आप पूर्ति कर देंगे तो जाहिर तौर पर आपकी खेत की जो मिट्टी है वो स्वस्थ हो जाएगी। तो किस तरह की रहती है प्रक्रिया, किस तरह से लेना होता है आपको नमूना परीक्षण के लिए, आइए विस्तार से आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं वो आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krushidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसके साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। क्या क्या हुए हैं प्राकृतिक खेती में नवाचार? बीजामृत में क्या है ऐसी खास बात? इन सब सवालों के जवाब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कृषि विशेष में इस बुधवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण गुरुवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।